फ्रेंड्स, वेलकम टू ईजी एजुकेशन। ईजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई जाने वाली सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाली क्लास जो 1.5 घंटे पढ़ाई जाती है, उसको मात्र आपको 20 से 25 मिनट में पढ़ाया जाता है, वो भी फुल कंटेंट और हैंड रिटन नोट्स के साथ। यदि आप कम समय में अपना करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं और रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस क्लास की अगर पीडीएफ आपको चाहिए, हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे ईजी एजुकेशन चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए हम आज देखते हैं 24 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन क्या हमारा है कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है। तो यदि आपसे पूछा जाए दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किसने किया है, तो भारत ने किया है। कौन सा मिशन था, तो मिशन आपसे पूछ लिया तो चंद्रयान 3 मिशन जो भारत का है। अब चंद्रयान 3 के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे और उसका पूरा तथ्य पढ़ेंगे, और चंद्रयान मिशन जो शुरू से 1, 2 और 3 सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 23 अगस्त 2023 को शाम को 4:06 पर चंद्रयान मिशन 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया था। तो आपको खुशी मनानी चाहिए कि भारत ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर चुका है। अब देखिए, इसमें पूछा जाए आपको कि लैंडर कौन था, तो लैंडर विक्रम यूज हुआ था, और रोवर कौन था, तो प्रज्ञान। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा लैंडर क्या होता है और रोवर क्या होता है। तो आइए हम पहले इसरो के बारे में देख लेते हैं, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसरो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यदि आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई है। यदि आपका इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में। आपसे पूछा जाए अगर इसके पहले हेड कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई। देखिए, विक्रम साराभाई, तो विक्रम के नाम से जो लैंडर हमारा बना है इन्हीं के नाम पर पड़ा है। और यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ इस समय हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं। आगे आते हैं, देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अपना उपग्रह जो है इसरो कहाँ से लॉन्च करता है, तो सतीश धवन श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से अपना यह उपग्रह लॉन्च करता है। अब आइए हम पहले चंद्रयान मिशन 1 के बारे में जानते हैं, उसके बाद चंद्रयान 2, 3 और चंद्रयान मिशन जो है कि 3 के बारे में जानेंगे। तो पहले हम चंद्रयान मिशन 1 के बारे में देखते हैं। देखिए, यह केवल एक ऑर्बिटर मिशन था। मतलब यह था कि यह चांद के कक्षा में केवल घूमने वाला मिशन बनाया गया था। मतलब ये चंद्रमा के जो कक्षा है उसमें घूमने के लिए ये मिशन किया गया था। आपसे पूछे ये लॉन्च कब किया गया था, तो लॉन्च है 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। इसमें रॉकेट कौन यूज हुआ था, तो PSLV C11। तो आपसे पूछा जाए चंद्रयान मिशन 1 में रॉकेट का नाम क्या था, तो PSLV C11 था, और लॉन्च कब किया गया था, 2008 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था वहाँ पर जल की उपलब्धता को बताना, मतलब वहाँ पर जल है कि नहीं इसका पता लगाना। ये चंद्रयान मिशन 1 का उद्देश्य था। यह सफल मिशन था क्योंकि ये कक्षा में स्थापित हो गया था चंद्रमा के, इसलिए ये सफल मिशन था। आगे हम आते हैं अब चंद्रयान मिशन 2, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये लॉन्च कब हुआ, तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। और रॉकेट कौन यूज हुआ था, तो GSLV MK3 MI। आपको रॉकेट का नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लॉन्च डेट भी याद रखनी है और रॉकेट जो है उसे भी याद रखनी है। अब यदि पूछा जाए इसका वजन कितना था, तो वजन था 3850 kg इसका वजन था। अब देखिए, मिशन में कौन कौन सा उपकरण शामिल था, तो मिशन में ऑर्बिटर था, फिर लैंडर और रोवर। तो देखिए, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर ये मिशन में शामिल थे। और एक क्या करना था, इसका उद्देश्य क्या था, चांद की सतह पर उतरना और उसकी सतह पर चलना इसका उद्देश्य था। तो लैंडर सतह पर उतरेगा
और जो रोवर है उसकी सतह पर चलेगा। तो आपको बता दें कि लैंडर क्या करता है, वो सतह पर लैंड होता है और उसी में से रोवर निकलता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, रोवर को क्या होता है और लैंडर क्या होता है। तो इसी में उसका नाम क्या रखा गया था, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान, ये रखा गया था। तो आपको बता दें इसका उद्देश्य यही क्या था, तो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका चंद्रयान सेकंड का उद्देश्य था। अब इतनी बातें याद रख लीजिए। आगे हम आते हैं, देखिए मिशन, ये मिशन क्या हुआ, असफल रहा। सफल तो नहीं, पहला तो मिशन सफल था लेकिन सेकंड जो है मिशन असफल रहा। कारण क्या था, कारण था लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले लैंडर की स्पीड बढ़ना। तो जो लैंडर विक्रम था उसकी स्पीड जो है 2 किलोमीटर पहले ही बढ़ गई थी, जिससे जो लैंडर क्रैश हो गया था। तो लैंडर जो क्रैश होने का कारण क्या था, स्पीड का बढ़ना, इसे याद रखिए। अब आता है चंद्रयान मिशन थर्ड। जब मिशन सेकेंड जो है कि असफल हो गया तो चंद्रयान मिशन थर्ड लॉन्च किया जाता है। तो अब देखिए लॉन्च कब किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। समय क्या था, यदि आपसे समय पूछ लिया जाए तो दोपहर के 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया था। इसमें लागत कितनी आई थी, तो लागत आपसे पूछ लिया जाए तो लागत है 615 करोड़। बताया जाता है कि एक मूवी जो आदिपुरुष मूवी बनी है उससे भी कम लागत में ये मिशन को पूरा किया गया था। अब यदि आपसे पूछा जाए इसमें रॉकेट कौन यूज हुआ था, तो रॉकेट आपको बताना है LVM थर्ड M4, जिसको फैटमैन या बाहुबली के नाम से जाना जाता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका वजन कितना था, तो वजन था आपका 3900 किलोग्राम। पहले सेकंड वाले कितना था, 3850, लेकिन इसका था 3900 किलोग्राम। अब आगे देखिए समय, लैंडिंग का समय कब निर्धारित किया गया था, तो लैंडिंग का समय 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर इसका समय निर्धारित किया गया था। आर्बिटर कौन था, तो आर्बिटर चंद्रमा सेकंड का उपयोग किया गया। जो चंद्रयान मिशन सेकंड था उसी का आर्बिटर यहाँ पर उपयोग किया गया। लैंडर विक्रम वही था और रोवर प्रज्ञान भी वही था। अब आगे आते हैं, देखिए नोट में यदि आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले कौन कौन से देश हैं, तो पहला देश अमेरिका था, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश कौन बन गया था, तो भारत बन गया था। तो भारत चौथा देश बना है चंद्रमा पर लैंड करने वाला। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए, भारत जो है दुनिया का पहला देश बना जो चंद्रमा के साउथ पोल पर, तो साउथ पोल पर अभी कोई नहीं पहुंचा था, जो भारत ने एक कीर्तिमान हासिल कर लिया है। तो आपको बहुत गर्व होना चाहिए कि भारत वो पहला देश है पूरी दुनिया का जो साउथ पोल पर चंद्रमा को सॉफ्ट लैंडिंग किया है। अब देखिए सॉफ्ट लैंडिंग में जो है कि साउथ पोल पर लैंड करना कठिन क्यों होता है, जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना इतना कठिन क्यों होता है, तो देखिए वहाँ पर सबसे बड़ी बात है सूर्य की किरण नहीं है। किसकी, सूर्य की किरणें, वहाँ पर अंधेरा होता है, इसलिए पता नहीं चल पाता है कहाँ पर लैंड करना है। और वहाँ पर अति न्यून तापमान है, मतलब -200 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बहुत ही कम तापमान है। और तीसरा क्या है, क्रेटर, गड्ढे, भूमि समतल नहीं है। वहाँ पर जो है कि भूमि समतल नहीं, क्रेटर है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसलिए वहाँ पर लैंडिंग करना संभव नहीं होता है। इसी कारण जो है कि 21 अगस्त 2023 को लूना 25 जो रूसी मिशन था वह फेल हो गया था। तो लूसी मिशन ने लूना जो है 25 लूसी मिशन था जो रूसी मिशन, वो फेल हो गया इसी कारण। आगे आते हैं, देखिए अब चंद्रयान थर्ड में कौन कौन से भाग थे, तो देखिए S-200 एक पार्ट का नाम था, जो 2 रॉकेट बूस्टर थे, इसमें सॉलिड फ्यूल भरा था। अब L-110 जिसको हम लिक्विड फ्यूल भरा था, उसका नाम था विकास इंजन। अब देखिए एक C-25 था, एक पार्ट का नाम 25 था, इसको क्रायोजेनिक फ्यूल भरा था, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भरा गया था। और चौथा चंद्रयान थर्ड में लैंडर और रोवर लगे थे। तो ये चंद्रयान थर्ड के भाग थे। आगे अब देखिए प्रोसेस क्या था, लैंड करने का प्रोसेस क्या था, तो अर्थ ऑर्बिट, देखिए पहले सबसे पहले ये 31 जुलाई तक जो है, जब ये 14 जुलाई को छोड़ा गया तो 14 जुलाई के बाद 31 जुलाई तक ये है अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहा, मतलब पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहा। उसके बाद ये लूनर ऑर्बिट इंसर्शन हुआ, मतलब कि लूरन जो चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश किया, कब, 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया।
अब 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर शाम को यह विक्रम वहाँ पर साउथ पोल पर लैंड कर गया। तो ये प्रोसेस थे, ये 4 प्रोसेस में वहाँ पर पहुँच गया। अब देखिए इसमें कौन कौन से फेज आते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाए तो लैंडिंग के 4 फेज होते हैं जो 15 मिनट में पूरा होने वाला था। इसी को हम कहते हैं जो है ये खतरे का डर का 15 मिनट इसी को कहा जाता है। इसी में जो कि अक्सर करके लैंडर जो है क्रैश होता है। तो देखिए कौन कौन से फेज हैं। देखिए फेज है रफ ब्रेकिंग फेज। रफ ब्रेकिंग फेज इसमें क्या होता है तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होती है उसको कम किया जाता है। और यदि दूसरा का फेज देखा जाए तो एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज, इसमें पोजीशन को सही किया जाता है और साथ में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी कम किया जाता है। अगला है थर्ड वाला फाइनल ब्रेकिंग फेज, इसमें क्या स्पीड को एकदम कम किया जाता है। और चौथा लास्ट वाला आ जाता है टर्मिनल डिसेंट, जिसको वर्टिकल लैंडिंग कहते हैं। इस पर जो है कि स्पीड को लैंडर को ऊंचाई से कम चंद्रमा की सतह से 800 मीटर ऊपर रखा जाता है और लैंडर की गति को एकदम शून्य कर दिया जाता है। और वहाँ पर शून्य कर दिया जाता है तो लैंडर खुद से डिसीजन लेने लगता है और वो स्कैन करके खुद पता करता है कि यहाँ पर कहाँ पर लैंडिंग करने की एरिया सही है कि नहीं है, वहाँ पर वो स्कैन करके लैंड कर जाता है। तो आपको प्रोसेस के बारे में पता चल गया। तो आइए आप देखते हैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण पेलोड उपकरण लगे थे चंद्रमा के। तो चंद्रमा थर्ड के महत्वपूर्ण पेलोड उपकरण कौन कौन से थे। तो देखिए पहला था रंभा, दूसरा है सेफ, चौथा था हजार्ड और तीसरा था हजार्ड और चौथा था चेस्ट। अब देखिए हजार्ड जो है वो एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा थर्ड के महत्वपूर्ण पेलोड कौन कौन से थे, तो रंभा बताना है आपको, सेफ बताना है, हजार्ड बताना है, चेस्ट बताना है। तो आप चंद्रमा के मिशन के बारे में पूरी तरह से जान लिए कि कौन मिशन कब कब लॉन्च हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। तो चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो थाईलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रेया थाविसीन। श्रेया थाविसीन जो है कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए थाईलैंड से हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। देखिए इसकी राजधानी बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यहाँ का जो प्रधानमंत्री हाल ही में चूज किया गया, अभी आपको बताया गया, पीएम श्रेया थाविसीन है और ये 30वें प्रधानमंत्री घोषित हुए हैं। अब आइए हम आगे लल्लन टॉप बातों को देख लेते हैं। लल्लन टॉप बातें क्या हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हाल ही में बने हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो बने हैं। भारत के अगर उपराष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो जगदीप धनखड़ जो है भारत के उपराष्ट्रपति हुए हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के CAG कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका जो है कि 148 से 151 आर्टिकल में उल्लेख हुआ है। भारत के महान्यायवादी या AG कौन थे, तो R वेंकट रमणी जो भारत के महान्यायवादी हैं। अटॉर्नी जनरल कौन है, वेंकट रमणी हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए CBI के नए महानिदेशक कौन है, तो CBI के महानिदेशक जो प्रवीण सूद बने हैं हाल ही में। इसे आपको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त CBC कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। तो देखिए आपको CBI प्रवीण सूद हैं और मुख्य सतर्कता आयुक्त जो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। तो इतनी बातें याद रखिए। आगे आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। देखिए जो भारतीय चुनाव आयोग है इसने एक आइकन घोषित किया है। तो आइकन किसे घोषित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है चुनाव आयोग। तो अब हम भारतीय चुनाव आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। अब देखिए जो भारतीय चुनाव आयोग है इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। यदि आपसे भाग पूछ लिया जाए तो भाग 15 में इसका उल्लेख है। तो आप इतनी बातें याद रखिए। और 2023 का आइकन सचिन तेंदुलकर को चुना गया। तो आइए आगे चलते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए जब भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई तो उसके फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हुए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन हुए थे।
अब यदि पूछ लिया जब पहली महिला कौन बनी थी, तो रमा देवी जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी, पहली महिला थी। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो राजीव कुमार हैं। तो आप इतनी बातों को याद रखिए, एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 2022 का जो राष्ट्रीय आइकन कौन घोषित हुआ था, कमेंट में बताना है आपको। आप कमेंट में बताइएगा कि कौन 2022 के राष्ट्रीय आइकन घोषित किए गए थे। आगे आते हैं, देखिए लल्लन टॉप बातें। लल्लन टॉप बातों में देखिए सेवलान हैंड एम्बेसडर कौन घोषित हुए हैं, तो सचिन तेंदुलकर। स्माइल एम्बेसडर जो महाराष्ट्र ने चालू किया है, उसके एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर भी। तो आप इस सचिन तेंदुलकर अभी राष्ट्रीय आइकन भारतीय चुनाव आयोग के घोषित हुए हैं, और सेवलान हैंड एम्बेसडर भी घोषित हुए हैं, और स्माइल एम्बेसडर भी घोषित हुए हैं। तो आप इन बातों को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया, तो शाहरुख खान को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। आगे महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया, तो मैरी कॉम और फरहान अख्तर, इनको घोषित किया गया। अब देखिए महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, 4 गोल्ड जीते हैं। इसमें से जीतने वाली महिला कौन से, नीतू बंगास, स्वीटी बोरा, निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहन। तो ये सब 4 महिलाएं ने 4 गोल्ड जीता है महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। इतनी बातों को छाप कर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है। अब देखिए धौलपुर करौली ये टाइगर रिजर्व जो 54वां टाइगर रिजर्व बना है, कहाँ का बना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान का धौलपुर करौली जो है 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हुआ है। ये भारत का तो 54वां है, लेकिन आपसे पूछा जाए राजस्थान का, तो राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व हुआ है। कौन, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। आइए आगे देखते हैं। देखिए यदि आपसे पूछा जाए 52वां कौन सा था, तो 52वां है रामगढ़ बिसदारी टाइगर रिजर्व जो बूंदी राजस्थान में पड़ता है। अब 53वां पूछ लिया जाए आपसे, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो 54वां कौन बना है, धौलपुर करौली। 53वां कौन है, रानीपुर। 52वां कौन है, रामगढ़ बिसदारी। अब इतनी बातों को याद रखिए। अब देखिए राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन कौन है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ बिसदारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इतनी बातों को याद रखिए। आगे आते हैं, देखिए आप प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम जान लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। आपसे यदि पूछा जाए सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर है। आपसे यदि से आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक टाइगर किस नेशनल पार्क में है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, उसमें सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। और शेर दिवस तो 10 अगस्त को मनाया जाता है, और हाथी दिवस तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप इतने दिवस को याद रखिए, महत्वपूर्ण दिवस जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए लल्लन टॉप बातें हम देख लेते हैं। लल्लन टॉप बात में जो वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, अब हमें कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हो गए हैं। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में शीर्ष पर टाइगर रिजर्व कौन है, तो आपसे पूछा जाए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में शीर्ष पर टाइगर रिजर्व कौन कौन है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल का है फर्स्ट पर है, और सेकंड पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो एमपी में पड़ता है वो है। तो आप इतनी बातों को छाप के रखिए। आगे प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1992 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ है, और उसके 30 साल होने पर गज उत्सव मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में आयोजित किया गया गज उत्सव। तो गज उत्सव कहाँ मनाया गया, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के 30 साल पूरे होने पर मनाया गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, तो देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पद पर किसे घोषित नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव को जो एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब हम एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। देखिए इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2010 के एक्ट से हुई थी,
कब हुई थे, तो डेट पूछा जाए तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर यदि मुख्यालय पूछा जाए तो दिल्ली है। यदि हेड पूछा जाए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं, जो सेवानिवृत्त जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। देखिए वर्तमान में कौन है, तो प्रकाश श्रीवास्तव जो कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, वो इसके अभी हाल ही में वर्तमान में बने हैं। प्रकाश श्रीवास्तव इसके प्रमुख बने हैं। अब देखिए यदि पूछा जाए इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 323A और 323B इसका उल्लेख है। किस संविधान संशोधन से, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा है। यदि आपसे भाग पूछ लिया जाए कि एनजीटी किस भाग में है, तो ये 14A भाग में है, तो आपको इसको याद रखना है। इससे संबंधित ये सब महत्वपूर्ण जानकारी हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा ललनटा बातें हैं। NHRC की स्थापना मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 एक्ट के तहत हुई थी। वैधानिक संस्थान है, क्यों, क्योंकि एक्ट के तहत बनी है इसलिए वैधानिक संस्थान है। इसके अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो अरुण कुमार मिश्र इसके अध्यक्ष हैं। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह बने हैं। यदि आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए तो वित्त का, तो 280 इसका आर्टिकल है। अब आपसे अगला पूछ लिया जाए, अगला क्या पूछ लिया जाए कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो AK मोहंती। देखिए AK मोहंती परमाणु, ए से एटम और ए से AK मोहंती, आप इसे याद रख सकते हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती बने हैं। अब आगे आते हैं। देखिए सर ने गौरव सीरीज जो संवैधानिक विकास में स्टार्ट किया, इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये आपके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगला हमारा देख लेते हैं। कोलकाता में 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कोलकाता में 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो एलिजा इम्प्रे थे। इसे याद रखना है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं आपसे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत सचिव का पद सृजित किया जाता है। देखिए भारत सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा, तो 1858 के एक्ट के तहत। अब भारत सचिव रहते कहाँ थे, तो लंदन में रहते थे। अगला हमारा है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। यदि आपसे पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी विलियम बेंटिंग थे। तो देखिए जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल वही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया, तो पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 अधिनियम के द्वारा स्टार्ट किया गया। आगे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम की देन है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है 1909 के एक्ट के तहत स्टार्ट हुई थी। आइए आगे देखते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है, तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के एक्ट के तहत शुरुआत हुई थी। RBI की स्थापना अगर पूछा जाए आपसे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इससे यंग हिल्टन कमीशन 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जाए कमीशन कौन था, तो यंग हिल्टन कमीशन था। एक्ट कौन था, तो 1934 को। स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे आपसे पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन के समय वायसराय कौन था, तो देखिए क्रिप्स मिशन के समय वायसराय लिन लिथगो था, जो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय था। आगे कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे, देखिए लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव, ये अध्यक्ष था। क्रिप्स मिशन व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, ये था। फिर AB अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री था, ये था। तो 3 इसमें सदस्य थे। और आगे देखिए अगला है, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली कब लागू हुई, तो 1935 के एक्ट। आज आपसे पूछा जाए प्रांतों में कब लागू हुई थी, तो 1919 के एक्ट के तहत लागू हुई थी, लेकिन जो है कि केंद्र में 1935। तो फ्रेंड्स अब हमारी वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल इजी एजुकेशन पर जाकर, जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।